हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे उम्मीद है कि पीछे के जो भी लेक्चर्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं आप उन लेक्चर्स को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। और मैं आप सबसे उम्मीद यही रखता हूँ कि आप लोग लेक्चर्स को पढ़ेंगे अच्छे से। कोई भी अगर दिक्कत होती है, आपको टॉपिक में डाउट होती है, तो आप बेशक मेरे से पूछें। ओके, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एट एनी टाइम। ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वेदर हैजार्ड्स के बारे में। हम लोग पढ़े थे वेदर हैजार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट के वेदर हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं, जैसे फ्रॉस्ट हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, रेनफॉल हो गया, कोल्ड वेव, हीट वेव के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं इसे हटा दे रहा हूँ फिलहाल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट, क्लाइमेटिक नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। थोड़ा सा टॉपिक लंबा जाएगा बट बहुत ही आसान है और आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट मतलब माइक्रो क्लाइमेट का आप कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्रॉप के कल्टीवेशन करने के लिए आप अपने आसपास के क्षेत्र में माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट आप अच्छे से अच्छा अपना प्रोडक्शन ले सकें। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस फेनोमेनन हमारे एनवायरनमेंट में ऑकर हो रहा है, उसको बिना हमें दिक्कत होते हुए भी हमें अपने माइक्रो क्लाइमेट को क्रिएट करके और अपना अच्छा से अच्छा यील्ड लेना है और हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा इसी में टॉपिक है क्लाइमेटिक नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप के लिए और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस होने चाहिए जिसमें हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन सही हो और हमारा जो लाइव स्टॉक जो है उनका भी प्रोडक्शन सही हो। लाइव स्टॉक का फोडर प्रोडक्शन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, वो सब सही तरीके से उनका भी प्रोसेस ऑकर हो। तो उसी से रिलेटेड है हमारा पहला जो हमारा है रिलेशन ऑफ वेदर विथ एग्रीकल्चर एंड सोलर रेडिएशन। हमारे एग्रीकल्चर का सोलर रेडिएशन से क्या नाता है, क्या दोनों का एक रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। माइक्रो क्लाइमेट और मिनिएचर क्लाइमेट इज द लोकल और स्मॉल स्केल इन्वायरमेंटल कंडीशंस that influence plant growth and development such as evapotranspiration and wind। ये क्या है माइक्रो क्लाइमेटिक या मिनिएचर क्लाइमेट। माइक्रो मतलब एक छोटे से एरियाज में, छोटे से एरिया में जो हम अपना क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं अपने प्लांट की ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, इवेपोरेशन पे, विंड पे, उस क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, माइक्रो क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट, ये भी ठीक है। इज अ लोकल सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट डिफर फ्रॉम दोज इन सराउंडिंग एरियाज ऑफन स्लाइटली बट समटाइम्स सब्सटेंशियली। माइक्रो क्लाइमेट क्या है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है जो डिफर करते हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज में होते हैं, ठीक है। कुछ उनसे डिफर करते हैं बट समटाइम्स सब्सटेंशियली, ठीक है। तो माइक्रो क्लाइमेटिक क्या है कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज के कंपैरिजन में हम अपने फायदे के लिए, अपने ग्रोइंग क्रॉप को ग्रो करने के लिए किस प्रकार का कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कभी कभी बहुत डिफर हो जाते हैं और कभी कभी कुछ खास वैसा अंतर नहीं होता है। तो उस क्लाइमेट को जब हम क्रिएट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। जब हम माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं अपने आसपास में तो उसमें हम क्या क्या चीज़ को देखते हैं कि लाइट का इंटेंसिटी कितना रह रहा है, लाइट का क्वालिटी क्या है हमारे क्रॉप के लिए, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, हमारा क्रॉप कितना देर तक सनलाइट उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम उसमें ध्यान रखते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ टोटल रेडिएशन रिसीव्ड only 50% in photosynthetically active radiation which lies in 400 to 700 नैनोमीटर रेंज, रेस्ट इज यूवी और आईआर। जो टोटल रेडिएशन रिसीव होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे उनमें से 50% जो रेडिएशन होते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, जिनका रेंज क्या होता है 400 to 700 नैनोमीटर रेंज।
और बाकी जो रेडिएशंस जो रिसीव होते हैं वो किस रूप में होते हैं, यूवी और इंफ्रारेड के रूप में वो रेडिएट मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज एन एक्सपोनेंशियल रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ लाइट इंटरसेप्टेड बाय कैनोपी एंड लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, लीफ एरिया बाय ग्राउंड एरिया। तो एक ये भी रिलेशन है कि कितना लाइट हमारे कैनोपी एरिया को इंटरसेप्ट करके, ठीक है, और कैनोपी को इंटरसेप्ट करके कितना लाइट का इंटेंसिटी हमारे क्रॉप पे आ रहा है, कितना हमारा क्रॉप उस लाइट को क्वालिटेटिव लाइट ले रहा है, ठीक है, कितना ड्यूरेशन तक वो सनलाइट मिल रहा है हमारे क्रॉप को ग्रो होने के लिए। तो एक ये भी रिलेशन है लाइट का हमारे क्रॉप के साथ, लीफ एरिया इंडेक्स के साथ, ठीक है। द सम ऑफ दिस वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉप यील्ड। एक एक दिन का जब हम सम को, इंडिविजुअल डे का सम को जब हम इवेलुएट करेंगे तो किस चीज़ पर प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड पे वेरी उसका प्रोपोर्शनल होता है कि हमारा क्रॉप यील्ड का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 to 700 nanometer and is the portion of the light spectrum utilized by plants for photosynthesis। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है, ये इतने एक्टिव रेडिएशंस हैं वेवलेंथ के जो कितने रेंज होते हैं 400 to 700 नैनोमीटर, एंड ये पोर्शन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, ये वो लाइट स्पेक्ट्रम के पोर्शन है हमारे सनलाइट हैं जो हमारे प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। लाइट स्पेक्ट्रम उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब ऐसे कितने परसेंट ऑफ रेडिएशन है जो हमारे प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिनका वेवलेंथ क्या होता है 400 to 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर के बारे में है कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है हमारे एग्रीकल्चर के साथ। अ टर्म ग्रोइंग डिग्री डे इज यूज्ड विच इज गिवन फॉर अ क्रॉप फ्रॉम टाइम ऑफ फ्लावरिंग टू हार्वेस्ट डेट। द ग्रोइंग डिग्री डे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। ये क्या होता है कि फ्लावरिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक क्या टेम्परेचर हो रहा है, तो उसे हम कैसे पता लगाते हैं, ग्रोइंग डिग्री डे के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है। एवरी क्रॉप हैज़ अ टेम्परेचर रेंज बिलो और अबव विच ग्रोइंग डिग्री डेज फॉर दैट पर्टिकुलर डे इज 0। हर क्रॉप के लिए एक टेम्परेचर रेंज होता है कम और ज़्यादा, जो कि किस पे डिपेंड होता है, ग्रोइंग डिग्री डे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो पहला दिन से 0 होता है, तो और उसको किसके कंपेरिजन में हम लोग देखते हैं, ग्रोइंग डिग्री डे के कंपेरिजन में हम उस टेम्परेचर रेंज को लेकर चलते हैं कि किस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए रेंज में ग्रो होने के लिए, ठीक है। GDD, ग्रोइंग डिग्री डे इज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ डेली टेम्परेचर एंड बेस टेम्परेचर। ग्रोइंग डिग्री डे क्या है, सम ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ डेली टेम्परेचर एंड डेली टेम्परेचर और बेस टेम्परेचर का डिफरेंस का जो सम है वो क्या है हमारा, ग्रोइंग डिग्री डे टेम्परेचर, ग्रोइंग डिग्री डे उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग डेट हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द GD डे। ग्रोइंग डिग्री डे जितना हमें अचीव होता है उसके अकॉर्डिंग हम हार्वेस्टिंग डेट को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कब हम हार्वेस्ट करेंगे अपने क्रॉप का। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है एग्रीकल्चर में। देयर इज ए रिलेशन टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड विच इंक्लूड्स इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को भी हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि कितना देर हमारा क्रॉप सनलाइट ले रहा है, उस पीरियड में कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू नो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। हमें कितना प्रेसिपिटेशन और क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी हमें जानने की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो ट्रांसपिरेशन कॉजेज कूलिंग सो मेंटेन्स टेम्परेचर। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि हमारे कूलिंग को भी मेंटेन करता है। जब गर्मी होती है तो हमारे प्लांट्स के आसपास में एक्सेस पानी हो जाती है, जिससे क्या उसको वो ट्रांसपायर करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं वेपर के फॉर्म में, जो क्या करता है टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम डैमेजिंग। इससे क्या होता है, क्रॉप हमारे डैमेज होने से बच जाते हैं। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो फैक्टर होते हैं हमारे क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, इफ एनी वन ऑफ द फैक्टर इज अफेक्टेड द क्रॉप विल बी अफेक्टेड अकॉर्डिंगली एज इन केस ऑफ हेवी रेन्स हाई टेम्परेचर। अगर इनमें से प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन किसी भी प्रकार का एक क्रॉस फैक्टर अफेक्ट हो रहा है तो हमारा क्रॉप क्या होगा,
बुरी तरह से इफेक्ट होगा, या तो हेवी रेन्स के केस में या हाई टेम्परेचर के केस में। तो ये तीनों जो फैक्टर है हमारे क्रॉप के ग्रो होने के लिए ज़रूरी हैं। उस बेसिस पे हम अपने क्रॉप के ग्रोइंग पीरियड को, हार्वेस्टिंग पीरियड को, कितना प्रेसिपिटेशन, कितना इवेपोट्रांसपिरेशन और हर चीज़ को हम क्या करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी का जो हमने टॉपिक पढ़ा था आई होप कि इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।